स्टूडेंट्स के एवं हमें अपने टीचर्स के प्रति हमेशा बिल्कुल आदर भाव रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो वाकई तन्नू के द्वारा बहुत ही अच्छा स्पीच दिया गया। हमारे संविधान के बारे में इन्होंने अपने स्पीच में हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा से बताया। इनके बाद में क्लास 8वीं के छात्रा तन्नू कुमारी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपनी राय को आपके समक्ष रखें। तो एक बार जोरदार तालियां तन्नू के लिए। आज का मेरा टॉपिक महिला सशक्तिकरण है, पर उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम तन्नू सिंह है और मैं क्लास 8वीं की छात्रा हूँ और मेरी रुचि किताबें पढ़ना है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, महिला सशक्तिकरण। लैंगिक समानता लाने के लिए महिलाओं के लिए आवश्यक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत से कानून हैं, हालांकि कोई भी अधिक प्रभावशाली कोई भी नियम होना चाहिए, बट जिनका सभी द्वारा अनुसरण किया जाए। ये केवल हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। प्रत्येक भारतीय की महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलने और नजरियों को बदलने की जरूरत है। केवल नियम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि नियमों के विषयों को समझने के लिए भी आवश्यक है कि नियम क्यों बनाए गए हैं और हमें उनका पालन क्यों करना चाहिए। हमारे देश के लिए महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है और अन्य सवालों की भी समझने को आवश्यक है, पर इन पर सकारात्मक रूप से सोचने की जरूरत है। महिलाओं के बारे में अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देने की आवश्यक है। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी अपनी पूर्व धारणाओं के बदलने की जरूरत है कि वो कमजोर नहीं है और ना ही उनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। महिलाओं को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। महिलाओं से ही हम हैं और महिलाओं से ही जग है। अब मैं अपने बातों को यहाँ विराम देना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर तन्नू सिंह के द्वारा ये स्पीच दिया गया। ये अपने स्पीच में महिला सशक्तिकरण के बारे में बताई कि आजकल समाज में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आज के समय में महिला किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है और महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं। इसलिए हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी हौसला को बढ़ाना चाहिए। अब इसके बाद मैं क्लास 8 की छात्रा नंदिनी सिंह को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपनी राय को आपके समक्ष रखें। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन प्यारे प्यारे तालियों के लिए बहुत ही धन्यवाद। मौजूद शिक्षकगण और मेरे भाई बहन सभी को सुप्रभात। मैं नंदिनी सिंह आप सबके सामने अनुशासन के बारे में बताने वाली हूँ। कृपया आप सभी मेरे बातों को ध्यान से सुनें। अनुशासन एक ऐसी क्रिया है जो अनुशासन में रहकर हर एक नियम कानून को मानने के लिए हमारे दिमाग को तैयार करती है। अनुशासन से पूरे जीवन में बहुत महत्व रखता है और जीवन के हर एक कार्य में इसकी ज़रूरत होती है। हमें हमेशा अनुशासन में होना चाहिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें अपने शिक्षक, अभिभावक और माता पिता की कहने बातों को मानना चाहिए। अनुशासनहीनता की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आ सकती हैं और व्यक्ति को गैर जिम्मेदार और आलसी बना सकता है। अनुशासन में होने से हमें जीवन में सबसे अधिक ऊंचाइयों की सीढ़ी प्राप्त होती है। हमारे जीवन में कई पड़ाव पर बहुत सारे रास्ते में अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। बचपन से ही अनुशासन का अभ्यास करना बहुत ही अच्छी बात है। हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक और स्तर सुधारने के लिए हमारी सहायता का अनुशासन है। अनुशासन के जरिए ही हम सभी बुरे बातों को और जरियों को छोड़कर हम अपने अच्छे कार्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन से ही समस्याओं का समाधान है। अनुशासन से ही विकसित ज्ञान है। राह संघर्ष को जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों की जंग लड़ी है वही सूर्य बनकर निकलता है।
अनुशासन का पालन करना कड़वा होता है, लेकिन अनुशासन का फल जब मिलने पर वो बहुत ही मीठा होता है। That's all. Thank you. Have a nice day. आपको मैं बता दूं कि ये जो अनुशासन है, कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप इस देश का भविष्य हैं। अगर आप अनुशासित रहिएगा तो आपका देश आगे विकसित करेगा। इसलिए अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को अनुशासित करें और अनुशासन का पालन करें, और आप अनुशासित रहिएगा तो आपका देश ज़रूर महान बनेगा। अनुशासन के बारे में क्लास 8वीं के छात्रा के द्वारा बोला गया, जो बहुत ही अच्छा बोला गया। अब नंदिनी सिंह के बाद मैं क्लास 6 की छात्रा प्रिया शर्मा को मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपनी बातों को आपके सामने रखें, और ध्यान से आप लोग इनकी बातों को सुनिएगा। इसलिए प्रिया शर्मा के लिए आप एक बार जोरदार तालियों से इनको स्वागत करें। इस प्यारी तालियों के लिए मैं प्रिया शर्मा कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ, और मैं आपके समक्ष शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझसे इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे छोटी वजह समझकर माफ़ कीजिएगा। शिक्षा का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना जीवन में हम सफल नहीं हो सकते, और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो पूरे संसार को बदल सकता है। शिक्षा हमारे भविष्य का एक महत्वपूर्ण साधन है, और शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान कराता है। शिक्षा के द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा हम देश में एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। देश का विकास एवं समृद्धि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा समाज में फैली सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। अब मैं आपका और समय नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी और विद्यार्थी हैं बोलने को। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा बिना जो हमारा जीवन है अधूरा है। शिक्षा से हम इस संसार का बहुत ही अच्छा प्राणी बन सकते हैं। शिक्षा पर प्रकाश प्रिया शर्मा के द्वारा डाला गया, जो अपने स्पीच में शिक्षा का महत्व बताई। अब इसके बाद मैं एंजल सिंह को बुलाना चाहता हूं, जो क्लास 6 की छात्रा हैं। तो आप एंजल सिंह के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलो। धन्यवाद आपकी प्यारी प्यारी तालियों के लिए। आदरणीय शिक्षक और शिक्षिका और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उसके पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम एंजल सिंह है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मैं मिट्टी के बारे में बताना चाहूँगी। मिट्टी पूरे संसार के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिट्टी पृथ्वी की बाहरी पर्वत है। मिट्टी के हम पौधे और पेड़ उपजा सकते हैं। मिट्टी पौधे को पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति रखती है। मिट्टी का कटाव दिन बढ़ता जा रहा है। मिट्टी में बहुत सारे खनिज शामिल है। पृथ्वी में मिट्टी की चारों तरफ सबसे ऊपरी पर्वत जीवन को सहारा देती है। स्वस्थ मिट्टी के बिना हम अपना भोजन नहीं उगा सकते हैं। मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को हम स्वस्थ रखना चाहिए। That's all. Thank you. जैसा कि एंजल सिंह के द्वारा मिट्टी के बारे में बताया गया कि मिट्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे जीवन में। मिट्टी में हम लोग फसलों को उगाते हैं, और फसल से जो हमें अनाज मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। जिस मिट्टी में हम फसल को उगाते हैं वो मिट्टी हमारे लिए पूजनीय मानी जाती है। भारत देश में जो भी भारतीय हैं, सभी भारतीय मिट्टी को पूजते हैं, और पूजना भी चाहिए, जिससे हमें जीवन मिलती है,
जीवन जीने के लिए अन्न मिलते हैं तो उसको पूजना चाहिए। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं क्लास 6 की छात्रा सिमरन पाल को बुलाना चाहता हूं कि सिमरन पाल आए और अपनी राय आपके समक्ष रखें। इसलिए आप सिमरन पाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आपकी जोरदार तालियों के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आपके समक्ष शिक्षक के बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सिमरन पाल है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। शिक्षक हमारे जीवन में भगवान समान होते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये दिवस सभी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। शिक्षक दिवस श्री एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये भारत के एक महान नेता बल्कि एक आदर्श शिक्षक भी थे। हमें हमेशा शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। वे हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। शिक्षक हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। That's all. Thank you. Have a nice day. अभी सिमरन पाल के द्वारा शिक्षक के बारे में बताया गया। शिक्षक का क्या महत्व है हमारे जीवन में। शिक्षक के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर शिक्षक नहीं होता तो शायद हम अपने जीवन में चलना नहीं सीखते। जो सबसे प्रथम शिक्षक होता है हमारे जीवन में वो हमारी माँ होती है। हमारी माँ होती है। माँ हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। और जब हम बोलने के लायक हो जाते हैं उसके बाद माँ हमें भेज देती है स्कूल में और हम आते हैं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारे स्कूल की जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं, शिक्षक होते हैं, हमें अच्छे से शिक्षित करते हैं। अगर मैं शिक्षक के बारे में बोलूं तो मेरी बातें समाप्त नहीं होगी और सबको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं शिक्षक के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके बाद मैं क्लास 5 की छात्रा अंजलि सोनी को बुलाना चाहता हूं कि अंजलि सोनी आए और अपनी बातों को आपके सामने रखें। इसलिए आप अंजलि सोनी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मैं आपकी इन प्यारी प्यारी तालियों के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अंजलि सोनी कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय है माँ। मैं सबसे पहले अपनी माँ का नाम बताना चाहती हूँ। मेरी माँ का नाम श्रीमती अमृता देवी है। माँ हमारे जीवन में भगवान से भी बढ़कर होती है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैं अपनी माँ के बहुत सम्मान करती हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जो माँ का महत्व ना समझ सके, उनका आदर ना करे, वो जिंदगी में कभी सफल ना हो सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अंजलि सोनी के द्वारा माँ के महत्व के बारे में बताया गया कि माँ का महत्व हमारे जीवन में क्या है। माँ के बिना कुछ नहीं है। माँ नहीं तो हम नहीं, माँ नहीं तो ये जग नहीं। माँ हमारे जीवन में क्या रोल निभाती है। माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, कितना प्यार से उसे पालती है, शायद आप हम नहीं जानते होंगे, ये सब माँ ही जानती है। लेकिन हमें हमेशा अपने माँ से बहुत प्यार करना चाहिए। माँ की बातों को मानना चाहिए। माँ जो होती है ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है और जो पिता होता है जन्नत का दरवाज़ा होता है। जन्नत यानी स्वर्ग। अगर आप अपने माँ को खुश रखेंगे तो माँ आपकी खुश रहेगी और आपका जो घर है, ओरिजिनल घर है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में आपका घर बनेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए आप बच्चों अपने माता पिता से प्रेम करो,
अब मैं क्लास 8 के छात्र हर्षित कुमार को बुलाना चाहता हूं कि वो आएँ और अपनी बातों को आपके समक्ष रखें। तो इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद आपकी अच्छी और प्यारी प्यारी तालियों के लिए। मैं हर्षित कुमार वर्ग 8वीं से का छात्र हूं और आज मैं आपके सामने इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भारतीय सेना जो है हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी लेती है। ये एक सुरक्षा कवच बनाकर हमारे देश की रक्षा करती है। हमें अपने भारतीय सेना पे गर्व और अभिमान है। ये अपने राष्ट्र और नागरिकों के प्रति हमेशा समर्पित रहती है। Indian Army is the real protector of this country. As we all know that India is the land of courageous people, where people don't hesitate to define their country and sacrifice for their life to nation. अब मैं इंडियन आर्मी के लिए एक शायरी बोलकर यहीं अपने पंक्तियों को जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले रोई होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर्षित कुमार के द्वारा इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के बारे में बताया गया। ये जो भारतीय सेना है हमारी सुरक्षा कैसे करती है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम में हमारी सुरक्षा करती है और हमें सुरक्षित रखती है। मैं आपको बता दूं और मैं ये भारत सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी का सबसे ज़्यादा सैलरी होना चाहिए तो वो इंडियन आर्मी का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलरी होना चाहिए तो इंडियन आर्मी का, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने जान पे खेल करके हमारी सुरक्षा प्रदान करता है और हमें बचाता है। हमें कभी भी इंडियन आर्मी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इंडियन आर्मी को आदर देना चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी को देखते हैं, किसी भारतीय सेना को देखते हैं तो अच्छे से उसका आदर करें और उसका सम्मान करें। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें, हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हमें अपने सेना को आराम से, सही से और अच्छे ढंग से आदर करना चाहिए। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसके बाद मैं क्लास 6 के छात्र आकिब जावेद को बुलाना चाहता हूँ कि आकिब जावेद आएँ और अपनी बातों को आपके समक्ष रखें। तो इनके लिए आप एक जोरदार ताली बजाएंगे। आपके प्यारे प्यारे तालियों के लिए धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकगण और दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम आकिब जावेद क्लास 6वीं का छात्र हूँ। मैं आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में को जीरादेई में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा के गांव के स्कूल से ही आरंभ हुई। उन्हें फारसी और उर्दू की शिक्षा दी गई। कुछ समय बाद उन्हें छपरा जिला स्कूल में भर्ती किया गया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने कलकत्ता गए। उन्हें सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रथम स्थान बनाए रखा। वे MA की उपाधि प्राप्त करने के बाद JBV महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक नियुक्त हुए। कानून की परीक्षा के पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता में वकालत शुरू की। चंपारण आंदोलन के समय राजेंद्र बाबू गांधी जी के संपर्क में आए। वे संविधान के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए। 27 फरवरी 1963 को राजेंद्र बाबू का निधन हो गया। भारतवासी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। प्रेम से उन्हें देश रत्न कहते हैं। मैं जय हिंद, जय भारत। आकिब जावेद के द्वारा
हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया। इनकी शिक्षा दीक्षा, ये कब तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, इनके बारे में बताया गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इनके बारे में। जब शांति बनाए रखें, आप सब बातें न करें। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा ग्रहण करके और एक बड़े से पोस्ट यानी राष्ट्रपति बन करके अपने गांव आ रहे थे, तो रास्ते में बहुत लोग मिले, बहुत लोग इनका स्वागत किए, फूलों का माला इनको पहना रहे थे। अपने गांव के करीब जब ये पहुंचे तो देखे कि एक बुजुर्ग आदमी लाठी लिए हुए खड़ा था, उसके पास एक फूलों का माला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें देख करके गाड़ी से उतरे और उतर करके उनके पास गए। वो बुजुर्ग आदमी उन्हें माला पहना दिया। माला पहनते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका पैर छू करके उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। वो बुजुर्ग आदमी भी रो रहा था और ये भी रोने लगे। देखने वाले कहे कि आखिर आप क्यों रो रहे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह वही शिक्षक है, यह वही शिक्षक है जिसकी वजह से आज मैं इतने बड़े पद पे हूँ। तो फिर पूछा गया उस बुजुर्ग आदमी से कि आप क्यों रो रहे हैं? तो बुजुर्ग आदमी बोले कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरा लगाया हुआ पौधा फल देने लगा, मेरा लगाया हुआ पौधा फल देने लगा। इसलिए आप हमेशा अपने शिक्षकों की आदर करें, सम्मान करें। वो जो शिक्षक होता है आपको शिक्षा देता है, उसके मुख से, उसके वाणी से अगर आपके लिए कोई अच्छी बातें निकल जाए और आप उस बातों पर अमल कर ले तो आपका जीवन संभल जाएगा। अगर वो अपने हृदय से आपको आशीर्वाद दे दे तो आपका जीवन संभल जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपने शिक्षकों की आदर करें। इसके बाद मैं क्लास 8वीं की छात्रा मानवी पांडे को बुलाना चाहता हूं कि मानवी पांडे आएँ और अपनी बातों को आपके समक्ष रखें। तो मानवी पांडे के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। सबसे पहले मैं अपने क्लास टीचर को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आप सभी के समक्ष कुछ बोलने का मौका दिया है, और आप सभी के प्यारे प्यारी तालियों के लिए धन्यवाद। मेरा नाम मानवी पांडे है और मैं वर्ग 8वीं की छात्रा हूँ और मेरा विषय है चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल श्रम एक बहुत ही बड़ा सामाजिक मुद्दा है जो कि राष्ट्र के विकास को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो फिर लोग क्यों अपने थोड़े से फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं? वो हमारे नज़रिए से उन्हें क्यों नहीं देखते हैं? वो क्यों छोटे मासूम बच्चों को उनका बचपन नहीं जीने देते हैं? वो उनके अधिकार की शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं करने देते हैं? कुछ व्यापारी अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को बहुत ही कम कीमत पर अपने कामों में शामिल कर लेते हैं और यह उनकी स्कूली शिक्षा को जारी रखने में बहुत सी ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि यह उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से परेशान करता है। यह बच्चों के साथ साथ देश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और यह सामाजिक मुद्दा प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, जिसने हमारे देश के विकास को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। बाल श्रम में अधिकतर बच्चे मैदानी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि कृषि कार्खाने, सामूहिक कार्य तथा घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं। बाल श्रम की सबसे ज़्यादा घटनाएं 2010 में उप सहारा अफ्रीका में दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार अफ्रीका में 50% से अधिक बच्चे जिनकी आयु 5 से 14 वर्ष के बीच है वो कार्यरत थे। आज के लिए बस इतना है। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मानवी पांडे के द्वारा बाल श्रम के बारे में बताया गया कि जो बाल श्रम होता है हमारे लिए सही नहीं होता है। देखा जाता है कि होटलों में छोटे छोटे बच्चे
जिनको अभी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो काम करते हुए नज़र आते हैं। इस पर हमें रोक लगानी चाहिए और हम सभी स्टूडेंट मिल कर के इस बातों को अपने पेरेंट्स से, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, उससे बताएं कि ये जो बाल मजदूरी है ये हमारे लिए अभिशाप है, इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। जब आपको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है उस समय आप मजदूरी करते हैं, ये सही नहीं है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश के लिए सही नहीं है। इससे हमारा देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए। तो आज का ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं और फिर से हम लोग अगले शनिवार को नए सेमिनार रखेंगे और उस सेमिनार में जो भी स्टूडेंट अपनी राय रखना चाहते हो, किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।